जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र अध्याय 6। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था, अन्न को औषधि मानकर सेवन करें। आज का टॉपिक है उपेक्षा इनकी भी न करें। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि खाना पेट में पहुंचकर सहज ही सीधे सीधे तरीके से रक्त मांस बन जाता है और शक्ति देने लगता है। भोजन के रक्त और शक्ति के रूप में बदलने के लिए उन रसों का सम्मिश्रण आवश्यक होता है जो मुंह, आमाशय, आंत, जिगर आदि में से निकलकर खाद्य पदार्थों में मिलते हैं और उन्हें पचने योग्य बनाते हैं। यदि इन रसों का सम्मिश्रण कम हो या दुर्बल किस्म के हों तो फिर भोजन चाहे कितना ही हल्का या सुपाच्य क्यों न हो, ठीक तरह से पचेगा नहीं और पेट में अपच, सड़न जैसी शिकायतें पैदा करेगा। जलन, दर्द, पेट फूलना, उल्टी, पेचिश, दस्त न होने, सूजन जैसी पीड़ाएं खड़ी हो जाएंगी। इसीलिए जहाँ भोजन में क्या क्या खाद्य पदार्थ हैं इसका ध्यान रखना है, वहाँ यह भी ध्यान रखना है कि पेट में पहुंचे आहार में पाचक रसों का समुचित सम्मिश्रण हुआ या नहीं। इस संदर्भ में दो बातें ध्यान रखने योग्य हैं। एक तो यह कि जितनी मात्रा में पाचक रस निकलते हैं उनको पचाने की शक्ति को ध्यान में रखते हुए ही पेट में भोजन का माप निर्धारित किया जाए। दूसरे यह कि पाचन रसों का भोजन में ठीक तरह घुलने का अवसर दिया जाए। इन दोनों बातों को ध्यान में रखा जाए तो खाया हुआ आहार ठीक तरह पच भी जाएगा और यह शक्ति देगा। अन्यथा बेसिलसिले खाए हुए उत्तम पदार्थ भी अपच उत्पन्न करेंगे और हानिकारक सिद्ध होंगे। 2-4 दिन की परीक्षा करके यह देखना चाहिए कि पेट कितना भोजन करने पर हल्का रहता है और ठीक तरह पचा लेता है। स्वाद में ज़्यादा खा जाने पर पेट ठुस जाता है और उसमें हवा पानी की भी जगह नहीं बचती। यह बहुत ही बुरी बात है। आमाशय में दही बिलोने जैसी क्रिया होती है जिसके लिए फैलने फूलने की जगह चाहिए। ठूंस कर खाने से पेट भिज जाता है, न उसमें से पूरे रस निकल पाते हैं और न आवश्यक उलट पुलट हो पाती है। ऐसी दशा में अपच का होना स्वाभाविक है। अधिक खाते रहने के कारण पेट की थैली चौड़ी हो जाती है और ठूंस कर खाने की आदत पड़ जाती है। इसे छोड़ना चाहिए। आदत पर ध्यान न देकर परखना चाहिए कि पेट कितना खाने से हल्का रहता है और कितनी मात्रा को ठीक तरह पचाकर अगले बार कड़ाके की भूख लगने जैसी स्थिति बना देता है। अपने लिए उतनी ही मात्रा पर्याप्त मान लेनी चाहिए और पुरानी आदत पर नियंत्रण करके उतना ही खाकर संतोष करना चाहिए। यह सोचना बिल्कुल गलत है कि अधिक खाने से अधिक ताकत आती है। वास्तविकता यह है कि जितना ठीक तरह पच सकेगा उतने में ही बल मिलेगा। कम खाने से कमजोरी नहीं आती वरन पूरा रक्त बनता है। यह शरीर हल्का रहता है। पेट जितना पाचन रस निकालता हो उसमें पचने की जितनी क्षमता हो उससे कुछ खाने में हर्ज नहीं। ज़्यादा तो भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। पेट से पूछकर यह निर्धारित करना चाहिए कि कितनी मात्रा पर्याप्त है। जब तक पेट में कड़ाके की भूख द्वारा अधिक की मांग न करे तब तक उस पर अनावश्यक बोझ नहीं डालना चाहिए। अधिक लादने पर गधे की कमर टूट जाती है। अधिक खाने से पेट की भी ऐसी ही दुर्गति होती है। आधा पेट खाना चौथाई हवा के लिए, चौथाई पानी के लिए खाली रखने के सिद्धांत जिनके व्यवहार में आता है वे निरोग रहते हैं और दीर्घजीवी बनते हैं। हर दृष्टि से तो अधिक खाने वाले पेटू लोग ही रहते हैं। भोजन का समय नियत रहना चाहिए। जो खाना हो उसी समय खाना चाहिए। सारे दिन बकरी की तरह मुंह चलाते रहना बहुत ही बुरा है। हांडी से एक बार दाल, दूसरी बार चावल, तीसरी बार शाक, कुछ चौथी बार कुछ डालते रहा जाए तो इसमें से एक भी चीज़ ठीक तरह नहीं पकेगी। कोई जल जाएगी और कोई कच्ची रह जाएगी। दिन में 2 बार खाना पर्याप्त है। बीच में प्रातः और तीसरे प्रहर हल्के पेय पदार्थ लिए जा सकते हैं। दूध, छाछ, नींबू का पानी, फलों का रस, तरकारियों का जूस जैसी चीज़ें प्रातः और तीसरे प्रहर लेने के लिए ठीक हैं। भारी भोजन नहीं करना चाहिए। कड़ी शारीरिक मेहनत करने वाले दलिया जैसी कोई पतली हल्की चीज़ ले सकते हैं। वजनदार नाश्ता करना गलत है। रात को सोते रहने के कारण बिना परिश्रम की स्थिति रहती है और सवेरे तक भोजन ठीक तरह नहीं पच पाता। इसलिए सवेरे उठकर मुंह हाथ धोने के पश्चात शौच जाने से पहले या पीछे एक बड़ा गिलास पानी पीना चाहिए। इससे टट्टी और पेशाब की सफाई में मदद मिलती है। इसके बाद सवेरे हल्का पतला कुछ पेय ही लिया जा सकता है। आजकल लोगों को नाश्ते में पकौड़ी, टोस्ट, मक्खन जैसी भारी चीज़ें खाने की आदत पड़ गई है। इससे पेट पर असामयिक दबाव पड़ता है। जब तक रात का भोजन ठीक तरह पच नहीं पाया
तब तक दूसरा नया भार लद गया है। पेट को इतना अवकाश मिलना चाहिए कि रात को बिना पचा भोजन पचाकर पिछला काम निपटा सके और नया वजन उठाने में समर्थ हो सके। पिछला बोझ जब तक उतरा नहीं है तब तक नया लद जाए तो यह एक प्रकार का अत्याचार ही होगा। सवेरे भारी नाश्ता करने वालों को दोपहर की भूख ठीक से नहीं लगती। पश्चिमी देशों में भारी नाश्ते का प्रचलन है। वे काम पर खाकर जाते हैं, पर उस गलती का सुधार ऐसे करते हैं कि मध्याह्न को भारी भोजन नहीं करते। लंच टाइम 1 बजे के करीब होता है, तब उनका भोजन बहुत ही हल्का और थोड़ा होता है ताकि काम करने में आलस्य न आवे। पूरा भोजन तो वे रात को करते हैं। उनकी नकल करनी हो तो भारी नाश्ता करने पर दोपहर का भोजन नहीं करना चाहिए। रात के और सवेरे के दोनों भोजनों को पचाने के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए। किंतु अपने यहाँ तो दोपहर का पूरा भोजन करने का ही रिवाज है। ऐसी दशा में एक आदत तो छोड़नी ही चाहिए। नाश्ता करना हो तो दोपहर का भोजन देर में और हल्का, दोपहर का पूरा खाना है तो नाश्ता बंद। दोनों में अच्छा यही है कि भारी नाश्ते की आदत छोड़ दी जाए। इससे रात की अपच पूरी हो जाएगी और दोपहर को खुलकर भूख लगेगी। सप्ताह में 1 दिन उपवास रखने की आदत डालनी चाहिए। कार्यालयों में हर जगह साप्ताहिक अवकाश मिलता है। पेट तो 24 घंटे काम करने वाला कर्मचारी है। नौकर तो 8 घंटे ही काम करके साप्ताहिक छुट्टी के अधिकारी बन जाते हैं। फिर जिसे 24 घंटे काम करना पड़ता हो उसे तो और भी अधिक अवकाश पाने का अधिकार है। स्पष्ट है कि इस छुट्टी से थकान दूर होती है और अधिक उत्साह से काम करने की स्फूर्ति मिलती है। पेट के साथ भी ऐसा ही उदार सद्व्यवहार करना चाहिए कि वह सप्ताह में 1 दिन अपनी थकान उतारने वाली छुट्टी प्राप्त कर लिया करे। उपवास का प्रचलित तरीका अत्यंत हानिकारक है, जिसमें अन्न रहित पकवान और मिष्ठान ठूस-ठूस कर खाने की छूट रहती है। यह तो रोजमर्रा के साधारण भोजन के स्थान पर और भी गरिष्ठ बोझा लादने का अत्याचार हुआ। इससे तो उपवास का उपहास ही होता है। करना ही हो तो ठीक तरह छुट्टी देनी चाहिए। पानी तो पीते रहा जाए पर और कुछ न खाया जाए, तो ही उपवास का उद्देश्य पूरा हो सकता है। छूट लेनी हो तो दूध, छाछ, फलों का रस, शाकों का रस जैसी हल्की प्रवाही चीजें लेनी चाहिए। मन न माने तो उबली सब्जी का फल थोड़ी मात्रा में ले सकते हैं। पूरे दिन का उपवास न बन पड़े तो आधे दिन का भी रखा जा सकता है। तीसरे प्रहर कुछ खा लिया जाए। रात को बिल्कुल नागा रखी जाए। बहुत ही ज़रूरत पड़ जाए तो दूध आदि कुछ हल्का पतला ले लें। दिन भर भूखे रहना और सूर्य डूबते ही भरपेट खाना, ऐसा उपवास भी व्यर्थ है। असल में छुट्टी शाम के भोजन की होनी चाहिए ताकि लगातार लंबे समय तक पेट को विश्राम मिले। उपवास को एक घरेलू परंपरा का रूप मिलना चाहिए। इसे स्वास्थ्य रक्षा के साथ धार्मिक रूप भी दिया जा सकता है। सप्ताह में जो भी दिन अनुकूल पड़ता हो उस दिन के लिए पूरे परिवार का यह नियम ही बनना चाहिए कि कम से कम एक समय तो शाक भाजी या दाल दलिया जैसी किसी पतली वस्तु पर रहना पड़ेगा और उन्हें भी भरपेट न खाया जाएगा। इस अर्ध उपवास से भी लाभ है। यह प्रथा हर घर में चल पड़े तो स्वास्थ्य रक्षा के साथ साथ देश की खाद्य समस्या के समाधान में भी योगदान मिल सकता है। सप्ताह में 14 बार के भोजन में से एक समय का भी कट जाए तो लगभग 7% अन्न बच सकता है और अन्न की जो कमी रहती है वह सहज ही पूरी हो सकती है। यदि उत्पादन पूरा होने लगे तो इतना अन्न अन्य अभावग्रस्त देशों को भेजकर उन्हें उपकृत कर सकते हैं और विदेशी मुद्रा कमा सकते हैं। सप्ताह में एक समय शाकाहारी या प्रवाही पदार्थों पर रहना किसी के लिए भी कठिन नहीं हो सकता, पर इससे लाभ सभी का है। बहुत छोटे बच्चे, बूढ़े, बीमार जो भूख नहीं सह सकते, उनको छूट देकर शेष वयस्कों में से प्रत्येक को इस उपवास नियम को मात्र स्वास्थ्य की दृष्टि से ही नहीं, राष्ट्रीय समृद्धि और आत्मिक पवित्रता की दृष्टि से भी अपनाना चाहिए। शास्त्रों में उपवास का बहुत महात्म्य बताया गया है। इससे स्वर्ग, मुक्ति, आत्मिक पवित्रता, ईश्वर प्राप्ति जैसे अनेक प्रतिफल मिलने की बात कही गई है। इसे योग, साधन, तपश्चर्या स्तर का नियम पालन समझना चाहिए। स्त्रियां चाहें तो घर के थोड़े थोड़े सदस्यों को समझा बुझाकर इस उपवास प्रक्रिया में सम्मिलित कर सकती हैं। जितने सदस्य सहमत होंगे वे सभी लाभ उठावेंगे। शेष का मन भी प्रयत्न चलता रहे तो इस उपयोगी नियम के पालन में सहमत हो सकता है।
प्रत्येक ग्रास को अच्छी तरह चबाकर खाया जाना चाहिए। जल्दी जल्दी अधकुचले ग्रास निगलते रहने से तो थोड़े समय की बचत होती दिखाई पड़ती है, पर अंततः बहुत महंगी पड़ती है। कुचलने पीसने का काम दांतों का है, लेकिन वह आंतों को करना पड़ता है। बिना पिसे साबित ग्रासों को तो आखिर हजम नहीं किया जा सकता। पुराने लोग कहते थे ग्रास को 32 बार चबाना चाहिए, रोटी पीनी चाहिए और पानी खाना चाहिए। यह उक्तियां अटपटी लगती हैं, पर हैं बहुत ही सारगर्भित। ग्रास 32 बार चबाया जाए या कम ज़्यादा, इस संख्या का उतना महत्व नहीं जितना इस बात का है कि भोजन पिसकर इतना बारीक और गीला हो गया या नहीं जो सहज ही गले से नीचे उतर सके। इसके लिए यह आवश्यक है कि दांतों में उसकी अच्छी पिसाई की जाए। इससे दांतों का व्यायाम होता है और उनकी जड़ें मजबूत रहती हैं। पशु दांतों से घास चरते और पीछे उसकी जुगाली करते हैं, उससे उनके मसूड़े को काफ़ी श्रम पड़ता है और बुढ़ापे में भी उनके दांत बने रहते हैं। हम यदि ऐसे ही अधकुचले ग्रास निगलते रहेंगे और दांतों को पूरा परिश्रम नहीं करने देंगे तो वे निठल्ले पड़े रहकर समय से पहले ही रोगी होकर उखड़ जाएंगे। अच्छी तरह चबाना जबड़े और मसूड़ों का अच्छा खासा व्यायाम है, जिससे उनकी सुरक्षा बनी रहती है। इससे भी बड़ी बात यह है कि चबाते समय जीभ और जबड़ों में रहने वाली छोटी छोटी अगणित रस ग्रंथियों से जो पानी सरीखा द्रव्य पदार्थ निकलता है, वह पचाने की दृष्टि से प्रकृति का दिया हुआ बहुमूल्य उपहार है। इस श्राव के आहार में मिलने से उसका बहुत कुछ पाचन तो मुंह में ही हो जाता है और पेट को पचाने में अपेक्षाकृत बहुत सुविधा रहती है। वस्तुतः पाचन के 3 संस्थान हैं, मुंह, आमाशय और आंतें। तीनों से ही अपने अपने ढंग से श्राव निकलते हैं और उनके समुचित सम्मिश्रण से ठीक तरह पाचन हो पाता है। इनसे एक भी जगह के अपने अपने ढंग के अनोखे श्रावों में से कुछ भी कमी रह जाएगी तो दूसरे स्थानों के श्राव बड़ी कठिनाई से ही उसकी आधी अधूरी पूर्ति कर पावेंगे। गन्ने की फसल पक जाने पर देहातों में कोल्हू के रस पेलते हैं और फिर कढ़ावों से उनका गुड़ पकाते हैं। उसकी विधि यह होती है कि 3 कढ़ावों की भट्टी होती है। पहले कढ़ाव में रस थोड़ा पक जाता है तो उसे दूसरे में डालते हैं, दूसरे में पककर कुछ और गाढ़ा होता है, फिर तीसरे में डाला जाता है और वहाँ ठीक से गुड़ बन जाता है। यदि 1-2 ही कढ़ाव में पकाकर गुड़ बनाने का प्रयत्न किया जाए तो उसमें बहुत सी कमियां व खराबियां रह जाएंगी। रासायनिक नियमों के अनुसार यह उलट पुलट का परिवर्तन आवश्यक होता है। ठीक यही बात पेट की समझनी चाहिए। मुंह, आमाशय और आंतों की तीनों ही भट्टियां पाचन में अपनी अपनी भूमिका निभाती हैं। मुंह का काम चबाना भर नहीं है, वरन पचाने का एक महत्वपूर्ण अध्याय पूरा कर देना भी है। यदि चबाने में जल्दबाजी की गई तो मुंह से निकलने वाले अत्यंत महत्वपूर्ण रसों का आहार से सम्मिश्रण न हो सकेगा और उस कमी के कारण वह आगे चलकर आमाशय और आंतों में भी गड़बड़ी ही करता रहेगा। अस्तु मुंह द्वारा अच्छी तरह चबाए जाने और लार द्वारा उसे पतला किए जाने का पूरा महत्व दिया जाना चाहिए। एक दृष्टि से भोजन को बहुत प्रवाही न बनाया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, अन्यथा दूध, दलिया या पतली खीर जैसी चीज़ों को लोग ऐसे ही गटक जाते हैं। दंत संस्कार तो नाम मात्र का ही करते हैं। गाढ़ी और कड़ी चीज़ों तो गटकी नहीं जा सकती, उन्हें गले से नीचे उतारने के लिए मजबूर होकर कुचलना चबाना ही पड़ता है। वैसी पतली वस्तुओं में मूलतः कोई दोष नहीं। पतली चीज़ों को भी कुछ देर मुंह में रखा जाए और उन्हें पीसने की ज़रूरत न होने पर ही दंत संस्कार करके मुंह के रस मिलने का अवसर दिया जाए तो ये पतली चीज़ें भी उतनी ही गुणकारक हो सकती हैं। पानी को खाने और रोटी को पीने की उक्ति इसी तथ्य को ध्यान में रखकर बनाई गई है। पानी को भी गटागट एक सांस में न पिया जाए, वरन हर घूंट को थोड़ी देर मुंह में रखकर तब गले से नीचे उतारा जाए। रसों का श्राव तभी होता है जब मुंह में हरकत होती है, इसलिए पानी पीते समय भी खाने जैसा मुंह चलाया जाए तो उसमें उपयुक्त मात्रा में मुंह की लार मिल जाएगी और पानी, दूध या जो भी खाया पिया जाएगा सभी आसानी से पचने योग्य बन जाएगा। पानी को खाने की उक्ति में इसी तथ्य की ओर ध्यान दिलाया गया है। दूध, छाछ, पतला दलिया आदि खाते समय भी इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए।
रोटी खाते समय न्यूनतम पानी पिया जाना चाहिए, अन्यथा पानी की अधिकता से वह बिना पचे ही आमाशय से आंतों की तरफ खिसक जाएगा, उससे फुलाव बढ़ेगा। पाचक रस अधिक पानी में घुल जाने के कारण उतने सशक्त न रहेंगे। अधिक पानी में थोड़ा साबुन डाल दिया जाए तो उसमें एक छोटा रूमाल भी ठीक तरह साफ नहीं होगा, जबकि उतने ही साबुन को थोड़े पानी में घोलने से वह कपड़ा भली भांति साफ हो सकता है। यही बात भोजन के समय अधिक पानी पी जाने से होती है। तेज मसाले की जलन गर्म भोजन से उत्पन्न दाह एवं जल्दी गले से उतारने के लिए अधिक पानी का प्रयोग किया जाता है। यह तीनों ही गड़बड़ न हो और शांत चित्त से रुचिपूर्वक भोजन किया जाए और चबाने की उपयोगिता समझी जाए तो कोई कारण नहीं कि बीच में अधिक पानी पीने की ज़रूरत पड़े। शरीर को कब कितनी मात्रा में पानी की आवश्यकता है इसका पता प्यास की न्यूनता तीव्रता से लग जाता है, पर हमारी चेतना परख भी अब ऐसी झीनी हो गई है जो ठीक से वस्तु स्थिति का पता नहीं लगा पाती। तेज मसाले खाने से जलन प्यास के रूप में प्रतीत होती है, जबकि वस्तुतः शरीर में उस समय पानी की मात्रा घट जाने जैसी शिकायत नहीं होती। इसी प्रकार नशे की हालत में अथवा कोई गंभीर विचार सामने आ जाने पर भूख प्यास सभी विस्मृत हो जाती है, अस्तु पानी की आवश्यकता पूरी करने के लिए विवेक से भी काम लेना पड़ता है। विशेषतः बच्चे जो प्यास की आवश्यकता को अपने विवेक से उतनी अच्छी तरह समझ नहीं पाते, अभिभावकों को ही शरीर और पानी की आवश्यकता का संतुलन मिलाकर उन्हें पानी देते रहना पड़ता है। बड़ों के संबंध में भी इसी तरह का ध्यान रखने की आवश्यकता समझी जानी चाहिए। गर्मी में अधिक और सर्दी में कुछ पानी की ज़रूरत पड़ती है। औसतन सामान्य मौसम में 2.5 किलो पानी हर रोज पेट में पहुंचना चाहिए। दूध, छाछ आदि के अतिरिक्त इतना शुद्ध पानी शरीर को मिलता रहे तो ठीक है। भोजन के पहले आधा ग्लास पानी पिया जाता है, पर भर पेट पी लेने से गड़बड़ी पड़ेगी। इसी प्रकार भोजन के 1-1.5 घंटे तक भी बहुत पानी नहीं पीना चाहिए। इसके बाद थोड़ा थोड़ा करके 2-3 ग्लास पानी पी लेना अच्छा रहेगा। इससे ताजगी रहती है, पाचन क्रिया में सहायता मिलती है। गर्मी के दिनों में तो इससे भी अधिक पानी पीना चाहिए। यूं पानी भी एक प्रकार का आहार ही है, उसमें भी जीवन तत्व भरे पड़े हैं। आसानी से हर जगह प्रचुर मात्रा में मिल जाने के कारण उसका मूल्य नहीं समझा गया है, पर उसमें घुले रहने वाले रासायनिक पदार्थों को देखा जाए तो प्रतीत होगा कि वह भी दूध से कुछ ही घटिया किस्म का पेय पदार्थ है। शरीर में लगभग 3/4 पानी और 1/4 ठोस पदार्थ हैं। पेशाब, पसीना, सांस तथा अन्य मलों के साथ पानी बाहर निकलता रहता है। की पूर्ति के लिए भोजन में रहने वाला थोड़ा सा जलीय अंश पर्याप्त नहीं, ते अलग से प्राप्त करना चाहिए। अमीर लोग फलों का रस, हल्का दूध तथा अन्य पौष्टिक प्रवाही पदार्थ लेकर पानी की आवश्यकता पूरी करते हैं। फिर भी ऐसे बहुत से खनिज पदार्थ प्राप्त करने शेष रह जाते हैं जो केवल शुद्ध पानी से ही प्राप्त होते हैं। अस्तु पानी को भी आहार रूप में प्राप्त करते रहना चाहिए। बहुत गर्म और बहुत ठंडी चीज़ें पीने की आदत पेट और मसूड़ों को बेतरह खराब करती है। इन दिनों गर्मा गर्म चाय, कॉफ़ी, दूध और बर्फ़ पड़ा हुआ पानी, शरबत, सोडा, कोका कोला आदि पीने का प्रचलन बढ़ गया है। मलाई की बर्फ़ और आइसक्रीमों की तरह तरह के रंग रूप बनने लगे हैं। रेफ्रिजरेटरों में पानी, दूध आदि ठंडा होता रहता है और बर्फ़ जमती रहती है। ऐसे फेरी वाले और दुकानदार हर जगह मिलेंगे जो गर्मा गर्म या ठंडी चीज़ें बेचते हैं। भोजन में भी हर चीज़ गर्म खाने की फरमाइश रहती है। यह अति ठंडक और अति गर्मी दांत, मसूड़े, जीभ, कंठ, श्वास नली, आमाशय, मस्तिष्क और पूरे शरीर में अनावश्यक उत्तेजना उत्पन्न करके उन्हें शक्तिहीन बनाती है। शरीर के तापमान जितने गर्म खाद्य पदार्थ ही उपयोगी होते हैं, 19-21 तो चल सकता है, पर जिनके तापमान में बहुत अधिक अंतर है वे निश्चित रूप से बुरा असर डालेंगे। भोजन गर्म ही होना चाहिए, यह फरमाइश बिल्कुल बेहुदा है। आदत के कारण गर्म चीज़ें अच्छी लगने लगी हों बात दूसरी है, पर गुण के हिसाब से कुछ घंटे का रखा हुआ भोजन यदि ठंडा हो गया है तो उसकी ताजगी में रत्ती भर अंतर नहीं आता। बिस्कुट, मिठाइयाँ, फल, मेवे आदि वस्तुएं लोग चावपूर्वक ऐसे ही खाते हैं और उन्हें गुणहीन नहीं मानते। फिर रोटी के लिए भी वैसा आग्रह क्यों होना चाहिए?
गरम गरम भोजन के झंझट में बेचारी स्त्रियों को जितना समय नष्ट करना पड़ता है उतने में ये विद्या अध्ययन और दसियों आवश्यक काम निपटा सकती हैं। रात को दोपहर को मर्द कितनी देर में घर आते हैं। उनके लिए चूल्हा जलाए बैठे रहना कितना कष्टकर, असुविधाजनक और कितना समय नष्ट करने वाला होता है। इसे भुक्तभोगी ही समझते हैं। गर्म भोजन की अपेक्षा कुछ घंटे का रखा भोजन सामान्य तापमान का हो जाने के कारण हानिकारक नहीं वरन लाभदायक होता है। यह तथ्य यदि समझा जा सके तो स्वास्थ्य और समय बर्बाद करने वाली इस बुरी आदत से हर समझदार घर को छुटकारा मिल सकता है। ये टॉपिक में हमने पढ़ा कि हमें भोजन को अच्छे से चबा के खाना है और 2-3 घंटे पहले बना हुआ भोजन भी है अगर तो वो भी खाया जा सकता है। भोजन बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडा मीन्स आइसक्रीम, बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें नहीं खानी चाहिए। हमारे बॉडी टेम्परेचर के आसपास के टेम्परेचर की चीज़ें हमें खानी चाहिए और जितनी भूख हो उससे थोड़ा कम। चलिए, जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को।